आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित जो क्वेश्चन नीट के पेपर में पूछे गए। तो देखिए कह रहा है कि ये सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो कह रहा है एक ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, अपने व्यास के परितः घूम रहा है। अब कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस इज आल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर। तो कह रहा है ठोस गोले की तो बात हो गई कि अपने व्यास यानी डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब एक सॉलिड सिलेंडर है और ये समान द्रव्यमान का है और समान रेडियस का है जितना सॉलिड स्फीयर था। अब ये रोटेट कर रहा है अपने जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट और इसकी कोणीय चाल यानी एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड 2 गुना है गोले से यानी स्फीयर से। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विल बी। तो स्फीयर और सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हम लोगों को निकालना है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, बड़े आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो स्फीयर के लिए एस एस लिख दिया, सिलेंडर के लिए सी सी लिख दिया। अब हाफ हाफ कट जाएगा तो आई ओमेगा स्क्वायर स्फीयर के लिए अपॉन आई ओमेगा स्क्वायर सिलेंडर के लिए। अब बस इतना सावधानी रखना है कि ठोस गोले का यानी सॉलिड स्फीयर का अपने डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I बराबर 2/5 mr²। ये NCERT में लिखा हुआ है, हमने आपको बताया था कि ये याद कर लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से सिलेंडर के लिए भी लिखा गया है अपनी जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट IC इक्वल टू हाफ mr²। और जो सिलेंडर है इसका एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड स्फीयर वाले से 2 गुना है। तो इसलिए ओमेगा C इक्वल टू 2 ओमेगा स्फीयर लिख दिया, यानी ओमेगा सिलेंडर यानी कोणीय चाल सिलेंडर की बराबर 2 गुणे कोणीय चाल स्फीयर यानी गोले की, क्योंकि सिलेंडर की 2 गुना है। अब अगर हमको बराबर करना है, बराबर करना है तो जो ठोस गोला है उसमें 2 का गुणा करेंगे तब दोनों बराबर हो पाएंगे। तो जो एंगुलर वेलोसिटी सिलेंडर की है स्फीयर की है उसमें 2 का गुणा कर दिए। अब ई स्फीयर यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आई की जगह 2/5 mr² इंटू ओमेगा s² अपॉन स्फीयर की कितनी है हाफ mr² सिलेंडर के इंटू अब ये 2WS है तो 2 इंटू ओमेगा स्फीयर इसका होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो आ गया 1/5। तो कुल मिलाकर के 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 34 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लाइट रॉड ऑफ लेंथ L has 2 masses M1 and M2 attached to its 2 end। एक हल्की राड है हमारे पास, उसकी लंबाई L है, उसके दोनों छोरों पर M1 और M2 मास अटैच है। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मासेस। तो कह रहा है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कहाँ पर, जो रॉड है उससे परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत हो
और एक मास से होकर के गुजरती हो, वहां पर हमें जड़त्वाघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिगर बना दिया गया है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, किसी एक मास से नहीं, सेंटर ऑफ मास से। तो जाहिर सी बात है कि M1 M2 हल्की राड में किनारे छोरों पर बंधे हुए हैं, तो M1 M2 के बीच कहीं राड में सेंटर ऑफ मास होगा, उसी से जो लंबवत यानी परपेंडिकुलर एक्सिस गुजरेगी वो वहाँ उसके सापेक्ष या उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिया है, फिगर से पहले आप लोग समझेंगे। तो देखिए राड बना ली गई, इसमें एक तरफ M1 एक तरफ M2 मास रख दिया गया, अटैच कर दिया गया, और मान लीजिए ये अभी लंबवत एक्सिस है यानी परपेंडिकुलर एक्सिस है, जिसके अबाउट ऐसे घूमते हुए इस राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मान लीजिए जहाँ पर है M1 से L1 दूरी है और M2 से L2 दूरी है। L1 L2 क्यों माना गया? क्योंकि ये मास M1 M2 है, मतलब मास बराबर नहीं है, तो ये L1 और L2 डिस्टेंस भी बराबर नहीं है। अगर ये मास बराबर होते तो ये दूरी L और L होती, क्योंकि फिर एकदम सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र स्थित होता। अब देखिए, अब हियर L1 प्लस L2 इक्वल टू L। अब चूंकि हमको पता है कि पूरी राड की लंबाई L है, तो L1 और L2 को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरी राड की लंबाई L निकल आएगी। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, अब सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने आपको बताया था कि पहले दोनों का अलग अलग निकालते हैं फिर एक साथ। तो मान लीजिए M1 अलग था तो M1 X1 हो जाएगा, या यहाँ पर L1 हो जाएगा, प्लस M2 अलग था तो M2 X2 हो जाएगा, यहाँ पर L2 है तो L2 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा M1 M2 जब साथ में आ जाएं तो M1 प्लस M2 और साथ में मान लीजिए डिस्टेंस x हो जाए तो x हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस L है तो हम L मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही किया है, तो इसको हम लोग इस तरह बना लेंगे। मान लीजिए ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है, यहाँ पर एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। तो यहाँ पर जो है ये x है, मान लीजिए एक्सिस, ये y है। तो यहाँ पर अगर ये केंद्र बिंदु O है तो M1 देखिए एकदम सेंटर पे है, केंद्र बिंदु पर x y एक्सिस के सेंटर पर, तो इसकी डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी, तो M1 इंटू 0 कर दिया, प्लस यहाँ पर M2 L1 प्लस L2 डिस्टेंस है यानी L है, तो M2 इंटू L कर दिया अपान। अब देखिए हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास को हमने L1 डिस्टेंस पे माना है। तो ये अगर M1 प्लस M2 इधर होता तो M1 प्लस M2 इंटू सेंटर ऑफ मास की दूरी तो L1 है तो L1 कर दिया। ये इस तरह लिखा जाता सीधा सीधा। अब इसने डायरेक्ट लिख दिया है तो M1 M2 नीचे आ गए, तो L1 बराबर M1 प्लस M2 नीचे हो गया, तो ये इधर नहीं रहेगा, तो ये आ गया L1 बराबर, ये 0 हो जाएगा, तो M2 L अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा, यानी L2 इक्वल टू L माइनस L1 हो जाएगा। अब L1 तो निकाल लिया, अब L2 निकालना है, तो L में L1 घटा दीजिए तो L2 निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे ही किया तो L माइनस L1 की जगह ये पूरा रख देंगे, तो L माइनस L1 की जगह ये पूरा रखेंगे,
तो ये आ जाएगा घटाने पर m1 L अपान m2 प्लस L। इसको ध्यान देना है। यहाँ पर L माइनस L1 की जगह ये पूरा उठा के रख देंगे यहाँ, फिर घटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m1 L अपान m1 प्लस m2। ये आ जाएगा L2, तो ये L1 निकल आया, L2 निकल आया। अब रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है इन दोनों का, तो I इक्वल टू हो जाएगा, इसका अगर निकालेंगे तो m1 L1 स्क्वायर, क्योंकि L1 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, प्लस इसका निकालेंगे तो m2 L2 स्क्वायर, क्योंकि L2 डिस्टेंस है m2 के सेंटर ऑफ मास से। तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें L1 और L2 के वैल्यू को यहाँ रखना है, उठा करके यहाँ से जब रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो m1 m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर L स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 m2 m1 प्लस m2 L स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m1 m2 अपान m1 प्लस m2 L स्क्वायर। तो इस प्रकार से सॉल्व करने पे ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो 35 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम ए सिलेंडर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। कह रहा है एक वृत्ताकार डिस्क है जिसकी रेडियस r है और मास 9m है। ए स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r/3 इज रिमूव्ड रिसेंटली कॉन्सेंट्रिकली। उसके सेंटर से जाते हुए, जो बड़ी वाली डिस्क है उसके सेंटर से जाते हुए एक छोटी r/3 त्रिज्या की, जिसका मास m है, डिस्क को रिमूव कर दिया गया है। तो कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज। तो कह रहा है कि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस डिस्क के लंबवत यानी परपेंडिकुलर उसके प्लेन के सेंटर से जाते हुए कितना होगी अगर उससे r/3 और m द्रव्यमान की डिस्क हटा दी जाए। तो इसका देखिए फिगर बड़े अच्छे से बनाया गया होगा, उस फिगर के हिसाब से हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये पूरी बड़ी डिस्क है जिसकी रेडियस r है और मास 9m है, और ये छोटी डिस्क जिसकी रेडियस r/3 और मास m है, इसको हटा दिया गया। तो अब जितनी बची है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा जा रहा है। तो मास ऑफ द डिस्क, ये जब पूरी डिस्क थी बड़ी वाली तो मास 9m था। अब मास ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन ऑफ डिस्क, अब जो हटा दिया गया उसका मास कितना था, स्मॉल m। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। तो ये डिस्क का हमारी NCERT में, इसके यहाँ पर अगर पेन खड़ा करें इस कागज के प्लेन के, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है 9/2 mr स्क्वायर। तो 9/2 mr स्क्वायर होता है। तो ये I1 बराबर लिख दिया 9/2 mr स्क्वायर। आप देखिए नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन ऑफ द डिस्क। अब जो डिस्क यहाँ से काट के हटाई गई उसका अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। तो I2 बराबर हो जाएगा हाफ m, देखिए I बराबर हाफ mr स्क्वायर होता है, तो I2 बराबर हो जाएगा हाफ m r/3, रेडियस की निकाली गई है तो r/3, r की जगह लिख दिया, उसका स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 1/18 mr स्क्वायर। अब पूरी का इतना है, जो निकाली गई उसका इतना है, तो निकालने के बाद जो डिस्क बची उसका कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा दें तो जो बचा है वो निकल आएगा। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिस्क अबाउट O इज I बराबर I1 माइनस I2। तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू हाफ mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाई 18
तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 40mr²/9। तो 36 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ ए सर्कुलर रिंग ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस अराउंड दियर रेस्पेक्टिव एक्सिस इज। तो कह रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन की त्रिज्या कितनी है, कह रहा है कि जो सर्कुलर डिस्क है उसके घूर्णन की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गायरेशन, और जो सर्कुलर रिंग है छल्ला जिसको कहते हैं, उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो हमको बताना है। ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस, सर्कुलर डिस्क और रिंग का दोनों का मास और रेडियस यानी द्रव्यमान और त्रिज्या समान है। अराउंड दियर रेस्पेक्टिव एक्सिस, अराउंड दियर रेस्पेक्टिव एक्सिस का मतलब दोनों की एक ही सेम एक्सिस पर निकालना है। तो देखते हैं इसको और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में अगर देखें तो m² होता है, और ये m² हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर रखना पड़ता है। तो m² सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके रोटेशनल एक्सिस के अबाउट हाफ mr²। तो m² हाफ mr² कर दिया। इसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग कितना होता है, वो होता है mr²। तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है मोमेंट छल्ले का या रिंग का, वो होता है mr²। तो m² mr² हम लोग लिख सकते हैं। तो रेशियो ऑफ दियर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, तो हाफ mr² अपान mr² करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/√2 इंटू अनुपात 1, ये हमारा आ जाएगा। अब √2 को अगर इधर ले जाएंगे तो 1/√2 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क और रिंग का क्या होगा 1/√2 अनुपात 1। इसको और सिंपल करेंगे तो √2 इधर आ जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग m² हाफ mr² है और इसका mr² है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा mr² बटे ये 2 नीचे रहेगा और ये mr² नीचे हो जाएगा mr²। तो ये कट जाएगा तो बचेगा 1/2 m²। तो m भी कट जाएगा दोनों का, तो k बचेगा। तो k² बराबर 1/√2, तो k बराबर 1/√2 हो जाएगा। k² बराबर 1/2, तो k बराबर 1/√2। अब दोनों का k1/k2 की तुलना करेंगे अगर तो 1/√2 आ जाएगा, यानी k1 रेशियो k2 कितना हो जाएगा 1/√2। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से 37 में 1/√2 आ जाएगा डिस्क और रिंग के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो, अगर दोनों का मास और रेडियस सेम हो तब। तो 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 38 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाना है। कह रहा है 2 बॉडीज हैव दियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड 2I रेस्पेक्टिवली। कह रहा है 2 बॉडी हैं जिनमें एक का जड़त्व आघूर्ण I है, दूसरे का 2I है, क्रमशः अबाउट दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके घूमने वाली एक्सिस के अबाउट। कह रहा है दियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल, दियर एंगुलर वेलोसिटी विल बी इन द रेशियो। अब कह रहा है अगर वो समान घूर्णन गतिज ऊर्जा से चल रही है, रोटेशन कर रही है सेम काइनेटिक एनर्जी से, तो कह रहा है उनके एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ये हमको निकालना।
तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से दूसरे का 2 गुना है। तो आई इसमें रखा गया एक में, तो दूसरे में 2i रख दिया गया। इधर ओमेगा 1 स्क्वायर, इधर ओमेगा 2 स्क्वायर। अब ओमेगा 1 स्क्वायर अपान ओमेगा 2 स्क्वायर हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ये 2 अपान इधर का 1 आ जाएगा, तो 1 हो गया। यानी ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 बराबर √2/1 हो जाएगा। यानी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, √2/1। तो ये 38 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई और 2i मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली दो बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो कितना आया, 1 और √2 का है ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2, ये आ जाएगा √2/1 का। ये हाफ हाफ कट जाएगा, 2 इधर रहेगा, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 करेंगे तो इसमें रूट आ जाएगा, तो ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इक्वल टू √2/1। तो 38 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m ग्राम, 3 कण हैं जिनके द्रव्यमान m है, आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी आर्म इक्वल है, उनके यहाँ पर किनारों पर रखा हुआ है। वर्टिसेज मतलब किनारों पर mm मास रखे हुए, एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और प्रत्येक साइड इस ABCD ट्रायंगल की L सेंटीमीटर है, तो L बना दिया गया। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ए लाइन AX, तो AX लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व गुण निकालना है। लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB एंड इन द प्लेन ऑफ ABC। अब ये AX लाइन क्या है, AB लाइन के 90 डिग्री पर है और ABC प्लेन के भी 90 डिग्री पर है। ए लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB एंड इन द प्लेन ऑफ ABC। तो ये ABC हमारा जो प्लेन है या AB एक्सिस है, ये AB x एक्सिस है और ABC ये XY प्लेन में बना हुआ है, ट्रायंगल मतलब कागज के प्लेन में। और ये AX यहाँ पर अगर पेन खड़ा कर दिया जाए तो हमारी तरफ यानी पेन को धंसा दिया जाए तो कागज से लंबवत हमारी तरफ है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मिस्टेक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखने में तो लग रहा है कि ये एंगल हमारा, अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है क्योंकि ये x प्लेन है, y एक्सिस है मान लो, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा XY में। मान लीजिए पूरा एंगल 90 डिग्री अगर हम माने, तो ये एंगल, ये पूरा ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री नहीं होगा, ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि ये AX 90 डिग्री पर है ABC प्लेन के, ध्यान दीजिए, यानी हमारी तरफ है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पर खड़ा पेन करेंगे तब पूछ रहा है। तो बस यही बात अगर आपके समझ में आ गई तो सारी समस्या का समाधान निकल आएगा। देखिए एंगल 30 डिग्री ही है, यहाँ पर थोड़ा और गौर से पढ़िए। ये कह रहा है परपेंडिकुलर टू AB, तो इस AB लाइन के परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री होगा, लंबवत मतलब 90 डिग्री, इन द प्लेन ऑफ ABC प्लेन पर, तो इसलिए ये कागज पे ही है, तो फिर ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा।
ये ABC प्लेन पे ही कह रहा है, ध्यान दीजिए, ABC प्लेन पर ही कह रहा है, ना कि यहाँ पर खड़ा करेंगे पेन तब कह रहा है। तो थोड़ा सा सुधार करिए, इन द प्लेन ऑफ ABC कह रहा है। तो अब इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के हमने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज इसलिए करा है ताकि आप सचेत रहें क्वेश्चन करते समय, गलती ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये प्लेन बना दिया गया, ABC ट्रायंगल है यहाँ पर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे कोण 60 डिग्री होते हैं। तो 60 डिग्री ये एंगल है, ये भी 60 होगा, ये भी 60। अब ये पूरा 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है AB के AX, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। अब ये अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो ए पॉइंट पर क्या जो मास रखा है उसके लिए क्या होगा, MARA का स्क्वायर प्लस बी पर MBRB का स्क्वायर प्लस सी पर तो MCRC का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ए वाला पॉइंट चूंकि सेंटर पर है तो R 0 हो जाएगा। तो ये हमें AR 0 कर दिया क्योंकि ये यहीं से कोई दूरी पे तो है नहीं, केंद्र बिंदु पर ही है, सेंटर पे ही है, तो 0 रख दिया। प्लस ये L डिस्टेंस पर है तो ML स्क्वायर लिख दिया प्लस। अब एक देखिए बहुत बारीक बात समझिए कि जैसे हम लोग टार्क इक्वल टू R क्रॉस F लिखते थे, तो यहाँ पर ये जो दूरी होती थी, ये जो फोर्स लगा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती थी। तो इसी प्रकार से जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है RABC। तो परपेंडिकुलर ही लेना है। तो ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो हमने बताया था कि पास में कास, तो इधर कास 30 डिग्री हो जाएगा और L कास 30 डिग्री, और पास में कास सामने साइन, तो L साइन 30 डिग्री होगा। ये डिस्टेंस इसके अगर कंपोनेंट करेंगे तो ये L कास 30 होगा, ये L साइन 30 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत L साइन 30 डिग्री है, और अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर वाली ही लेना है एक्सिस के, इसलिए L साइन 30 डिग्री लिखा है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट किए, L cos 30 L sin 30। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यही L sin 30 है, क्योंकि एक्सिस के एलांग कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सिस में पार्टिकल होंगे उनका 0 होता है। अभी देखिए पहले का 0 निकाला क्योंकि ये एक्सिस पे ही पड़ रहा था, तो R 0 हो गया, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये भर बचेगा। तो L sin 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व किया तो ML स्क्वायर हो गया, ये वाला ये तो 0 हो गया, प्लस ML स्क्वायर इसमें बाहर इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, पूरे को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5/4 ML स्क्वायर। तो 39 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम सो दैट इट एक्वायर्स मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जियोमेट्रिकल एक्सिस। तो कह रहा है एक वृत्ताकार डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उसको आयरन और एल्युमिनियम दो धातुओं यानी मेटल से मिला के बनाया गया है, जिससे अधिक से अधिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व गुण उसकी जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हो सके। इट इज पॉसिबल विद, तो ये कब संभव है हमको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिकतम हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझा जा सकता है। फार्मूला होता है I बराबर mr²। I कब ज्यादा होगा? जब ज्यादा मास वाला दूर होगा, दूर होगा तो R ज्यादा होगा, R ज्यादा होगा तो I ज्यादा होगा। तो एल्युमिनियम और Fe यानी लोहे में जो Fe है हमारा, ये ज्यादा वजन होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब इसको सेंटर से जितनी ज्यादा दूर रखेंगे उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका मतलब एल्युमिनियम को अंदर रखा जाए डिस्क में और लोहे को बाहर रखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसको आसानी से और समझ सकिए
जैसे हमारी साइकिल का पहिया होता है तो अंदर तीली होती हैं, बाहर मोटा पहिया होता है जिसमें ट्यूब और टायर चढ़ा रहता है। इसको प्लेन डिस्क जैसे क्यों नहीं बनाते, तस्तरी जैसे क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि बाहर भार जितना ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो साइकिल चलाते समय जब हम पैडल नहीं मारते तो एकदम ही साइकिल नहीं रुकेगी, कुछ दूर चलेगी। अगर एकदम रुक जाएगी तो हम गिर जाएंगे, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। तो मास अगर ज्यादा मास बाहर रखेंगे या ज्यादा डेंसिटी दूर रखेंगे सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इसलिए एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट। तो एल्युमिनियम वाले भाग को अंदर रखेंगे और आयरन उसको सराउंड किए रहेगा, यानी घेरे रहेगा। तो 40 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यही बात पूरा बताया गया है, जिसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने एक पॉइंट में आपको बता दिया कि I बराबर mr² होता है। तो r मतलब त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी I उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि I r² के प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा मास वाला दूर होगा उतना I ज़्यादा होगा। तो एल्युमिनियम की बजाय लोहे की डेंसिटी या मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसलिए आयरन को बाहर की तरफ और एल्युमिनियम को अंदर की तरफ रखा जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि सिंस द डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर आयरन इज मोर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की तुलना में आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। द प्रपोज्ड रिंग मेड ऑफ आयरन शुड बी प्लेस्ड एट ए हायर रेडियस, इसलिए आयरन को हम ज्यादा त्रिज्या यानी ज्यादा रेडियस पर रखेंगे टू गेट मोर वैल्यू ऑफ mr², ताकि mr² की ज्यादा वैल्यू मिल सके। और फिर पढ़िए, कोई मतलब नहीं, उसका सारा जो समरी है वो हमने आपको बता दिया। अब आगे आ जाता है 41 नंबर क्वेश्चन। तो इस 41 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।